नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मनु भंडारी की रचना रजनी। हमने पढ़ा अब तक अमित बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है, उसका परिणाम आया है और उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत परिणाम मिला है उसे, क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट में उसके बहुत अच्छे अंक उसे मिले हैं और गणित विषय जो कि उसका अच्छा विषय है, अर्धवार्षिक की परीक्षा में उसके पूरे मार्क्स आते हैं और वार्षिक परीक्षा में उसके नंबर काट लिए जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि टीचर के कहे अनुसार उसने ट्यूशन नहीं लिया था। रजनी आंटी को जब ये बात पता चलती है कि इस प्रकार टीचर्स ने ट्यूशन को व्यवसाय का माध्यम बना लिया गया है, तो क्योंकि रजनी के जीवन का ध्येय ही उद्देश्य लक्ष्य ही है अपने आसपास के परिवेश को अत्याचार, अन्याय और शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त करना। तो जैसे उसे पता चलता है कि अमित के जहाँ 95 मार्क्स आने थे वहाँ पर 72 मार्क्स मिले हैं उसे, सिर्फ इस वजह से कि उसने ट्यूशन नहीं लिया और उसके टीचर ने उसे ट्यूशन लेने के लिए कहा था। तो रजनी अमित से कहती है कि कल इसी समय हम तुम्हारे स्कूल जाएंगे और तुम तैयार रहना। और अब जो नया दृश्य है वो अमित के स्कूल का दृश्य है। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा है, बड़ी सी टेबल है, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शेयर्स जमे हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए, यानी कि एक स्कूल के हेडमास्टर का कक्ष जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही वातावरण बनाया गया है। हेडमास्टर अपने काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब से यानी बड़े सम्मान से एक चिट लाकर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है और फिर हेडमास्टर कहता है बुलाओ, और रजनी का प्रवेश होता है। नमस्कार करते हुए प्रवेश करती है रजनी। हेडमास्टर कहता है बैठिए। कुछ देर रुककर रजनी कहती है हेडमास्टर कहता है कि कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी, मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा ना हो, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया वो ऐसी प्रतिक्रिया देता है हेडमास्टर। तो रजनी कहती है कि ईयरली एग्ज़ाम्स की कल ही जिसका रिज़ल्ट निकला है। रजनी कहती है कि मैं उसके वार्षिक परीक्षा की कॉपी देखना चाहती हूँ जिसका परिणाम कल ही निकला है। हेडमास्टर कहता है सॉरी मैडम, ईयरली एग्ज़ाम्स की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। हेडमास्टर क्या कहता है कि वार्षिक परीक्षा की कॉपियाँ तो हम किसी को भी नहीं दिखाते। रजनी कहती है जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या गलती एग्जामिनर की है। एक एक शब्द पर जोर देकर कहती है रजनी कि मैं कॉपी देखकर ये पता लगाना चाहती हूँ, क्योंकि अमित कहता है कि उसने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। तो कॉपी देखकर ये मैं पता लगाना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या फिर गलती एग्जामिनर की है। फिर हेडमास्टर सारी बात को बहुत हल्के से लेता है, यानी गंभीरतापूर्वक नहीं लेता वह किसी बात को, रजनी की कही हुई बात को, और कहता है आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसीलिए तो ईयरली एग्ज़ाम्स की कॉपियाँ ना दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। हेडमास्टर क्या कहता है रजनी को कि आप भी कमाल करती है, अब बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। और अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है, क्या कहता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से तो अगर सारी कॉपियाँ हम दिखाने लग जाएँ तो यहाँ पेरेंट्स की भीड़ सारे समय लगी रहे। तो इसी वजह से हमने वार्षिक परीक्षाओं की कॉपियाँ नहीं दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। रजनी को बहुत अधिक गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहती है देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिज़ल्ट देख सकते हैं, यानी कि आज तक का पूरा रिज़ल्ट देख सकते हैं। अमित का मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा, यानी कि गणित में उसके हमेशा पूरे से पूरे नंबर आते रहे हैं। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। ये कहते कहते उसको तेश आ ही जाता है, आक्रोशित हो जाती है रजनी, आवेशित हो जाती है।
कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि किस चीज़ के नंबर कटे हैं, क्योंकि वो हर बार की तरह इस बार भी उसके पेपर बहुत अच्छा गया था और हर बार उसका रिजल्ट जो है गणित का वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं कॉपी देखकर ये पता करना चाहती हूँ कि उसके नंबर कटे तो कटे किस बात के। तब हेडमास्टर कहता है, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही है। मैंने कह दिया ना कि कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। क्या कहता है हेडमास्टर कि आप बहस करके अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद कर रही है। जब मैंने कह दिया कि कॉपी दिखाने का नियम नहीं है तो मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। तब रजनी व्यंग्य से कहती है, नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। रजनी का व्यंग्य सुन करके हेडमास्टर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। तब रजनी कहती है, आई मीन वॉट आई से, मेरा मतलब जो मैं कह रही हूँ उससे है। मैं क्या कह रही हूँ, मेरा मतलब मैं क्या कह रही हूँ, नियम का ज़रा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। क्या कहती रजनी कि यदि नियमों की फ़िक्र होती, आपको नियमों की चिंता होती तो ऐसी हरकतें स्कूल में नहीं होती। कैसी हरकत की बात कर रही है रजनी कि अमित जैसा प्रतिभाशाली बालक जो प्रतिभाशाली होने के बाद भी अर्धवार्षिक में जिसके पूरे से पूरे नंबर आने के बाद उसके वार्षिक परीक्षा में पूरा पेपर सही होने के बाद भी उसको कुल 72 नंबर ही मिलते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसके टीचर ने ट्यूशन लेने के लिए कहा और उसने नहीं लिया। सिर्फ इस वजह से उसके नंबर काट लिए जाते हैं। तो ऐसी हरकतों की बात रजनी कर रही है कि यदि स्कूल नियमों पर चलता या नियमों की फ़िक्र होती है स्कूल को तो ऐसी हरकत हरगिज नहीं होती। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का। क्या कहती है रजनी कि कोई बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत होशियार है किसी विषय में, लेकिन फिर भी उसे ट्यूशन के लिए मजबूर किया जाता है और जब ट्यूशन नहीं ली जाती है तो नंबर काट लिए जाते हैं। ये कैसा नियम है आपके स्कूल का, ऐसी शिकायत रजनी करती है। फिर हेडमास्टर कहता है, देखिए ये टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं, इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम। क्या कहता है हेडमास्टर कि ये टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो एक पढ़ने आता है और दूसरा पढ़ाने जाता है, तो इसमें स्कूल इसके बीच में नहीं आता और ना ही स्कूल के नियम आते हैं। तो रजनी कहती है, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं और आप हैं कि कॉपियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। रजनी कहती है कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मेहरबानी करके अपना पद त्याग दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा साहसी व्यक्ति चाहिए जो ऐसी धांधलियों को रोक सके, ऐसे टीचर्स पर शिकंजा कस सके जो ट्यूशन न लेने के नाम पर नंबर काट लेते हैं। जबकि आप क्या करते हैं, आप तो कॉपियाँ नहीं दिखाने का नियम बता करके उनके गुनाहों को ढक देते हैं। तब हेडमास्टर कहता है, उस चीख कर गुस्सा करके कहता है, विल यू प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस रूम, क्या तुम कृपा करके इस रूम से बाहर जाओगी। ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता है और तब वो कहता है हेडमास्टर चपरासी को कि मैम साहब को बाहर ले जाओ। तब रजनी कहती है, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है। यानी कि मुझे बाहर करने की आवश्यकता नहीं है, आप उन टीचर्स को बाहर कीजिए जिन्होंने आपकी नाक के नीचे यानी कि आपके सामने ये सारा ट्यूशन का ऐसा जाल बिछा रखा है, घिनौना व्यवसाय शुरू कर रखा है। फिर व्यंग्य करते हुए कहती है, पर आप तो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी, देखिएगा आप। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है, जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। फिर चपरासी कहता है, मैंने तो आपको स्लिप दी थी साहब। वह हेडमास्टर गुस्से से स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियाँ बिखेर रहा हो। यानी कि वो सारा गुस्सा उस स्लिप पर निकालता है, जैसे कि रजनी पर निकाल रहा है वो सारा गुस्सा, उसकी टुकड़े टुकड़े करके फेंक रहा है उसको, स्लिप को। फिर ये दृश्य यहीं समाप्त होता है। नया दृश्य शुरू होता है रजनी के फ्लैट का। शाम का समय है, घंटी बजती है, रजनी आकर दरवाज़ा खोलती है। पति का प्रवेश, उसके हाथ से ब्रीफकेस लेती है और
पति कहता है अपने जूते खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी कहती है, तुम्हें कैसे मालूम? फ़ोन किया था, एक फ़ाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूँ, पर कोई घर में हो तब ना। पति के चेहरे पर खींच भरा गुस्सा पुता हुआ था। तब रजनी क्या उत्तर देती है, देखो तुम फ़ाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? रजनी कहती है कि फ़ाइल तुम भूल गए जिसका मुझे तो पता भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके लिए मुझे घर पर बैठना चाहिए, ये कैसी बात हुई? तो पति का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो कहता है, अच्छा गई कहाँ थी? रजनी स्कूल का नाम लेती है। पति स्कूल का नाम दोहराता हुआ कहता है कि तुम क्या करने गई थी वहाँ? तब रजनी बहुत खुश होकर के कहती है, पहले चाय ले आऊँ फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के साथ किचन में। गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई है उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में। नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी। नाश्ते की प्लेट खाली हो गई है, इसका आशय ये है कि हमें नाश्ते की खाली प्लेट बताई जाएगी, जिससे पाठक, श्रोता, दर्शक ये अनुमान लगा सकें कि काफ़ी समय हो गया है इनको नाश्ता और बात करते हुए, तो कि रजनी लगभग सारी बातें बता चुकी है। फिर रजनी कहती है, बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? रजनी कहती है कि मैंने हेडमास्टर की बोलती बंद कर दी थी, जब जवाब देते नहीं बना, उसके पास कोई जवाब नहीं बचा तो मुझ पर ही चिल्लाने लगे। लेकिन रजनी कहती है, ऐसे मैं क्या उसे छोड़ देने वाली हूँ? अर्थात नहीं, मतलब मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। तो पति कहता है, अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन कराते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो नहीं पढ़ने जाता अभी? तो रजनी एकदम भड़क जाती है पति की इस बात को सुन करके कि यानी मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए। यानी कि रजनी, देखो रजनी के चरित्र की कौन सी विशेषता पता चलती है यहाँ पर, कि रजनी जो है वो किसी भी अत्याचार को सहन नहीं करती है, शोषण अन्याय को सहन नहीं करती है, भ्रष्टाचार को सहन नहीं करती है, जड़ से उखाड़ने में विश्वास करती है, चाहे वो अत्याचार स्वयं के साथ हो रहा हो या अन्य किसी के साथ। तो पति कहते हैं, ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का, कि तुमने पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ले ली है क्या? तो रजनी कहती है, देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि। गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता, जैसे लीलाबेन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। क्या कहती है रजनी अपने पति को कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो? क्यों गुस्सा आ रहा है रजनी को? क्योंकि रजनी का मानना ये है कि गलती करने वाला ही गुनहगार नहीं होता, उस अत्याचार को बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं है, यानी कि वो भी उसके बराबर गुनहगार है, जैसे लीलाबेन, कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप जो अत्याचार को सहन करते हैं, वे भी गुनहगार हैं। लेकिन रजनी कहती है, सबसे बड़ा गुनहगार वह है जो अपने चारों तरफ अत्याचार और अन्याय और तरह तरह की धांधलियों को देख कर चुप रहता है, जैसे कि तुम। यानी कि रजनी के कहने का आशय ये है कि अपने आसपास के परिवेश में यदि अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो चुप बैठने वाला जो है वो क्या है, वो गुनहगार है, ऐसा रजनी कहती है। हाँ, नकल उतारते हुए कहती है उसकी अपने पति की, हमें क्या करना है, हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? गुस्से और घृणा से, हिकारत यानी घृणा, माई फुट कहकर भीतर जाने लगती है और जाते जाते मुड़कर अपने पति से कहती है कि तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता और हो भी नहीं सकता। देखो व्यंग्य किया है रजनी ने उस अपने पति के माध्यम से देश और समाज के ऐसे लोगों पर जो अपने आसपास हो रहे अत्याचार और अन्याय को भी चुपचाप होते देखते हैं और सहन करते जाते हैं, किंतु विरोध के स्वरूप आवाज़ नहीं उठाते हैं। ऐसा कहकर वह भीतर चली जाती है और पति बहुत हताश भाव से दोनों हाथों से अपना माथा थाम लेता है और कहता है, चढ़ा दिया सूली पर, यानी कि स्वयं के विषय में कह रहा है कि मैं किस प्रकार शिकार हो गया इसका, यानी कि वो स्वयं की किस्मत से शिकायत है उसे, पति को। लेकिन रजनी जो है वो एक ऐसी संघर्षशील नारी की प्रतीक है जो समाज में हो रहे अत्याचार और अन्याय को कभी सहन
करने के पक्ष में नहीं है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने वाली स्त्री है। तो अभी आज के लिए हम यहीं तक ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आगे पढ़ेंगे हम नया दृश्य नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।